नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कुछ राजनीतिक बातों को लेकर। यद्यपि वर्तमान समय में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आज दो प्रमुख विषयों पर मैं चर्चा करूंगी। पहला, प्रतिनिधि सभा की बैठक में उठे प्रश्न और दूसरा, नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता के रूप में राम बहादुर थापा बादल का चयन और उससे जुड़ी कुछ बातें। शुरुआत कुछ इस तरह से करूंगी कि फागुन 21 गते के चुनाव में जो एमाले की स्थिति हुई है किसी से छिपी नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में पार्टी 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच सकी। इसके विपरीत रासपा ने 2/3 बहुमत के साथ सरकार गठन किया। यह परिणाम केवल चुनावी पराजय नहीं बल्कि जनमत में आए व्यापक परिवर्तन का संकेत है। इसी बीच बहादुर 23 और 24 के जेनजी आंदोलन पर गठित कार्की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अभी गिरफ्तार हैं और अस्पताल में उपचाररत हैं। उनके साथ ही तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के रमेश लेखक भी हिरासत में हैं। लेकिन दाद देनी होगी एमाले की। इस पार्टी में कोई नहीं चाहता है कि बदलाव आए। इन घटनाओं के बावजूद एमाले के भीतर आत्ममंथन या किसी और तरह की परिवर्तन आए, इसकी कोई ठोस झलक नहीं दिखाई दे रही है। एमाले संसदीय दल के नेता के चयन में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिली। अगर कोई नया व्यक्ति या कोई युवा किसी पद पर आना चाहे तो उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। पार्टी के भीतर नए नेतृत्व के उभरने की संभावनाएं सीमित दिखाई देती हैं। यह कहना उचित नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं की भूमिका समाप्त होनी चाहिए, किंतु युवाओं को अवसर और प्रोत्साहन मिलनी ही चाहिए। एक हौसला अफजाई जरूरी है। कोई युवा अगर पार्टी से बढ़ना चाहता है तो उसे कुछ समर्थन मिले। बादल ही बनते संसदीय दल के नेता, लेकिन सुहाग नेवांग के पक्ष में एमाले के युवाओं को जरूर खड़ा होना चाहिए था। संसदीय दल के चुनाव में राम बहादुर थापा बादल का चयन हुआ, जबकि युवा नेता सुहाग नेवांग ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक प्रयास सर्वसम्मति से चयन का था, जो एमाले की पुरानी परंपरा रही है, जहां नेतृत्व का निर्णय शीर्ष स्तर से तय होता है। किंतु इस बार सहमति नहीं बन सकी और मतदान की स्थिति बनी। लेकिन नेवांग के समर्थन में प्रस्तावक और समर्थक के अभाव में बादल निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसका मतलब तो साफ है कि एमाले ने अपने ही युवा को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो चाहते ही नहीं है कि कोई युवा किसी पद पे आकर के बैठ जाए, क्योंकि अगर वो चाहते तो कोई न कोई नेवांग की सहायता, उसके समर्थक और उसके प्रस्तावक के रूप में आगे जरूर आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नेवांग को समर्थक नहीं मिला, प्रस्तावक नहीं मिला, जिसके अभाव में बादल निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके इस निर्वाचन के बाद ही, जैसे ही वो चुन के आए बादल, उसके बाद ही आम जनता में बहुत तरह की टीका टिप्पणी होने लगी। आम लोगों की तरफ से बात आई कि एमाले के दंभ में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। तो एमाले अभी भी उसी राह पर चल रही है। इसने अपने रुख में जरा सी भी नमी नहीं लाई है। हर बात को हवा में लेना, किसी की बात की परवाह नहीं करना और ना ही इस बात के बारे में सोचना कि सामने वाला उसे किस रूप में ले रहा है। बिल्कुल ओली की ही राह पर चल रहे हैं एमाले संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा। वैसे तो सभी को इस बात की जानकारी है ही कि ओली के प्रिय पात्रों में से एक रहे हैं बादल। अब मैं प्रतिनिधि सभा में बहस संघीयता पर विवाद को लेकर कुछ बातें करूंगी। प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक जो कि चैत 19 गते को हुई, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण विषय उठे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद ज्ञानेंद्र शाही ने प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में ही संघीयता को रद्द करने की मांग की थी। यह मांग उस ऐतिहासिक संदर्भ की अनदेखी करती है जिसमें संघीयता की स्थापना हुई। लंबे संघर्ष, जन आंदोलन और बलिदानों के बाद यह संघीयता मिली थी।
संघीय व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे सहजता से खारिज नहीं किया जा सकता। किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और सही में खोना पड़ा है, तब जाकर मिली है संघीयता। हाँ, यह जरूर है कि राप्रपा की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो आप क्या जानेंगे इसका मर्म कि संघीयता चाहिए या नहीं। हालांकि उनके इस प्रस्ताव का जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष शरद सिंह यादव ने कड़ा प्रतिकार किया है। अध्यक्ष यादव ने एक वीडियो संदेश द्वारा चेतावनी दी है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि संघीयता आपकी बपौती नहीं है, ना ही संघीयता लाने में आपकी कोई भूमिका थी, इसलिए इसे चलाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष यादव ने राप्रपा और उसके नेताओं पर आरोप लगाया है कि जनता को भ्रम में रखकर सस्ती लोकप्रियता ये लोग कमाना चाहते हैं। राजा लाने के एजेंडा को लेकर चलने वालों का चुनाव लड़ना और स्वयं संसद में आना विरोधाभासपूर्ण है, इसलिए संसद के भीतर इस तरह के नाटक करना बंद करें। संघीयता किसी एक वर्ग, किसी एक दल की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह व्यापक जनसंघर्ष का परिणाम है। अब मैं आती हूं कि प्रतिनिधि सभा में बादल ने क्या वक्तव्य दिया और पार्टी के भीतर इससे कितना ज्यादा असंतोष फैल गया है। जी हाँ, तो एमाले के संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा बादल द्वारा प्रतिनिधि सभा की बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर हलचल उत्पन्न हो गई है। संसदीय दल के नेता बनने के बाद राम बहादुर थापा बादल ने प्रतिनिधि सभा में अपने संबोधन में कहा था कि नेपाली सेना, कर्मचारी तंत्र, कार्की आयोग, टीओबी, बर्बरा फाउंडेशन आदि संस्थाओं और पात्रों की भूमिका के कारण राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। उनका यह वक्तव्य स्वयं उनकी पार्टी के भीतर विवाद का कारण बन गया। एमाले के शीर्ष नेताओं जैसे उपाध्यक्ष विष्णु पौड़ेल और महासचिव योगेश भट्टराई ने इसे पार्टी की आधिकारिक नीति और जनता को बहुदलीय जनवाद के विपरीत बताया तथा सार्वजनिक रूप से अपने असंतोष को भी व्यक्त किया है। उपाध्यक्ष विष्णु पौड़ेल ने बादल के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए इसे पार्टी की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध कदम बताया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में दल के नेता के रूप में राम बहादुर थापा द्वारा व्यक्त विचार पार्टी की स्थापित नीति और मान्यताओं के विपरीत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस विषय पर केंद्रीय सचिवालय की बैठक में गंभीरतापूर्वक चर्चा की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार उप महासचिव योगेश भट्टराई ने भी पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत जनता को बहुदलीय जनवाद की व्याख्या करते हुए बादल के विचारों का खंडन किया। भट्टराई ने स्पष्ट किया कि एमाले प्रतिस्पर्धा के माध्यम से श्रेष्ठता हासिल करने, शांतिपूर्ण और वैधानिक रास्ते से समाज का रूपांतरण करने तथा जनमत का सम्मान करने वाली पार्टी है। भट्टराई ने कहा कि जनता द्वारा व्यक्त जनमत का सम्मान करना, पराजय की ठोस समीक्षा और कमजोरियों को सुधारते हुए पुनः जन विश्वास अर्जित करना ही जबज का मूल मर्म है। आज भले ही एमाले सरकार में विपक्षी दल हो, लेकिन यह एक राजपक्षीय दल है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सेना, पुलिस, न्यायपालिका और कर्मचारी तंत्र जैसे राज्य के अंगों के प्रति एमाले में कोई बैर भावना नहीं है, बल्कि इन संस्थाओं के प्रति पार्टी का सदैव सम्मान और विश्वास बना रहता है। संसद या सड़क, सत्ता पक्ष या विपक्ष, किसी की भूमिका में रहने पर भी पार्टी का यह दृष्टिकोण यथावत रहता है। आज ही एमाले ने सचिवालय की आकस्मिक बैठक भी बुलाई है। बादल के अभिव्यक्ति के बाद यह बैठक बुलाई गई है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करें कि क्या सच में एमाले में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एमाले के वर्तमान आचरण और निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अभी भी अपने पुराने ढांचे और सोच से बाहर नहीं निकल पाई है। नेतृत्व चयन से लेकर सार्वजनिक अभिव्यक्तियों तक एक केंद्रीकृत और स्थिर दृष्टिकोण हावी है एमाले पर। जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि यदि पार्टी ने समय अनुकूल बदलाव नहीं किया तो भविष्य में उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है। समावेशी नेतृत्व, नई पीढ़ी को अवसर और आत्म मूल्यांकन, ये तीन तत्व किसी भी राजनीतिक दल के पुनरुत्थान के लिए
अनिवार्य होते हैं। प्रश्न तो एमाले के नेताओं से भी किया जा रहा है कि क्या नेवांग या दल का कोई और नेता इस पद के लिए उपयुक्त नहीं थे कि एक ही व्यक्ति को चुना जाए जिसने बारंबार फायदा लिया है सरकार का। एमाले में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव का एक रास्ता तय कर सकती थी पार्टी, लेकिन नहीं कर पाई। आज आवश्यकता केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की है। एमाले यदि अपनी नीतियों और कार्यशैली में संतुलित परिवर्तन लाती है, तभी वह पुनः जन विश्वास अर्जित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।